प्रिय मित्रों नमस्कार। हमारे व्याकरण के कोर्स के तृतीय आहनिक में आपका हार्दिक स्वागत है। हमने पिछले दो आहनिकों में संस्कृत वर्णमाला के वर्णों को देखा। अब हम विशेष रूप से उच्चारण की दृष्टि से उनके प्रयत्न स्थानों को देखेंगे, यानी मुख में किन भागों का प्रयोग करते हुए उनका उच्चारण होता है और उसके आधार पर उनको किस तरह से अलग अलग भागों में बांटा जाता है। संधि सीखने के लिए यह विशेषतः उपयोगी रहेगा। तो प्रारंभ करते हैं। सूत्र कहता है, बहुत सरल सूत्र इसमें है, अकुह विसर्जनीयानाम कंठः। अकुह विसर्जनीयानाम कंठः। कंठ का अर्थ है कंठ उच्चारण स्थान होता है। किस किस का? अ कु ह विसर्जनीय। अलग अलग रंगों से हमने इसको दिखाने की कोशिश की है, आप अलग अलग से देख सकें। अ का अर्थ है ए आ, दोनों शामिल हैं, हर्ष दीर्घ दोनों, अ आ। फिर कहता है कु। कु का अर्थ है कवर्ग। कवर्ग में कौन कौन आता है? क ख ग घ ङ, पांचों वर्ण ये। फिर कहता है ह। ह का उच्चारण भी कंठ से रहेगा। और फिर विसर्जनीय। विसर्जनीय विसर्ग को कहते हैं। ह विसर्ग यानी दो बिंदियां जो पीछे लगती हैं, दो बिंदु, और उसका भी उच्चारण है की तरह ही होता है और कंठ से ही रहता है। इसलिए इन वर्णों को जो आप देख रहे हैं, अ आ क ख ग घ ङ ह और विसर्ग, इनको कंठ कहा जाएगा क्योंकि इनका उच्चारण कंठ से होता है। अकुह विसर्जनीयानाम कंठः, केवल इतना ही याद रखना है। नेक्स्ट है इचु यशानम तालु। इचु यशानम तालु। तालु, तालु से जहां से च बोला जाता है उस भाग से, दांतों के ऊपर च वाला स्थान, वहां से जिनका उच्चारण होगा वो तालव्य कहलाएंगे। कौन कौन होंगे? ई ई। ई जो शुरू में आई है उसका अर्थ है हर्ष और दीर्घ ई दोनों। फिर चु। चु का अर्थ है चवर्ग, च छ ज झ य, वो सभी शामिल रहेंगे। फिर य भी शामिल रहेगा। य का और ई का बहुत सीधा संबंध है, ये हम बार बार संस्कृत व्याकरण में देखेंगे। ई और य, इसका कोई गहरा संबंध है। ऊ का व के साथ संबंध है। और आगे कहता है मित्रों, श तालव्य श, शेर वाला, शशक वाला, उसका उच्चारण भी तालु से रहेगा। तो ई च छ ज झ य और श, इनके उच्चारण रहेंगे तालु से। इचु यशानाम तालु। नेक्स्ट है ऋतु रसानाम मूर्धा। मूर्धा से, मूर्धा का अर्थ है मुख की छत, ऊपर वाले जो भाग है मुख का, बिल्कुल ऊपर का भाग, वहां जीभ स्पर्श करेगी, उसकी ओर मुड़ेगी या स्पर्श करेगी, उन वर्णों को हम मूर्धन्य कहेंगे। मूर्धन्य यानी मूर्धा से जिनका उच्चारण होता है। कौन कौन? दोनों तरह की री। री री, हर्ष व दीर्घ री। और फिर टू। टू का अर्थ टवर्ग, ट ठ ड ढ ण। फिर र का उच्चारण। और फिर श, षटकोण वाला श, षटपद वाला श, षट वाला श, उसका उच्चारण भी जीभ की छत से किया जाएगा, ऊपर से किया जाएगा। इन्हें कहा जाएगा मूर्धन्य। ये नाम वीडियो के अंत में सब आपके सामने आ जाएंगे, चिंता मत करने कीजिए। अगला है लृ तु लशानाम दंतः। लृ, सबसे पहले लृ, पहले हम स्वरों को ले रहे हैं। स्वर, लृ स्वरों में लृ आएगा, फिर तु, फिर स्पष्ट व्यंजनों में तवर्ग, त थ द ध न, फिर अंतस्थ व्यंजनों में ल आएगा, और फिर ऊष्म में स आ जाएगा। दंत स, सरस्वती वाला, स्कूल वाला। तो इनके उच्चारण दांत से होने के कारण दंत्य कहलाएंगे। ऊपूपध्मानीया नाम औष्ठौ। ऊ का अर्थ है हर्ष और दीर्घ दोनों ऊ। ऊ। पू का अर्थ है प फ ब भ म, पवर्ग के पांचों वर्ण। और उपध्मानीय,
उपध्मानीय में प फ आता है, विसर्ग के बाद आने वाला पाफा उपध्मानीय हो जाता है। हमें इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सभी संस्कृत के जो प्रकाशन हैं वो विसर्ग ही उसके स्थान पर लिख देते हैं और हम भी विसर्ग का ही प्रयोग करने वाले हैं। सूत्र में उपध्मानीय आ गया तो मैंने इसको शामिल कर लिया, इसकी टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर एक बड़ा रोचक बात आती है, कुछ संस्कृत के कवियों ने ऐसी रचनाएं की हैं कि जिनमें उन्होंने होठों से जो वर्ण बोले जाते हैं, जिन वर्णों के उच्चारण में आपके होठ हिलते हों, उनको टाल दिया। ऊ को टाल दिया, ऊ को टाल दिया, प फ ब भ म, और एक दंतोष्ठ है हमारा व का उच्चारण दांतों और होठों दोनों से किया जाता है, उसको भी टाल दिया। होठ अब हिलेंगे ही नहीं, तो वो बड़ी तेज जो छुरी होती है या ब्लेड होता है उसको होठों के नीचे रख के उन कविताओं को बोला जा सकता है। बाकी मुख का प्रयोग होगा लेकिन होठों का प्रयोग नहीं होगा, इसलिए आपके होठ कटेंगे नहीं। ऐसी भी संस्कृत में रचनाएं हैं। आगे देखते हैं। ए दयितो हो कंठ तालु, ए ऐ इन दोनों का उच्चारण कंठ तालु रहेगा, कंठ भी तालु भी, इसलिए इनको कंठ तालव्य स्वर कहा जाता है। ओ दौतो हो कंठोष्ठम, ओ औ इनका उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ, गला और होठ दोनों के साथ रहेगा, इसको इसलिए इनको कंठोष्ठ कहा जाता है। य म ङ नाम नासिका च, वर्गों के पांचवें वर्ण य ण न म, इनका उच्चारण स्थान नासिका से रहता है, नासिका की सहायता इनमें ली जाती है। वकारस्य दंतोष्ठम, वकार का अर्थ व ध्वनि, व का उच्चारण स्थान दंत ओष्ठ रहेंगे, दांतों की सहायता से और होठों की सहायता से बोला जाएगा व। जिह्वामूलीय से जिह्वामूलम, जिह्वामूलीय जो काखा होता है, विसर्ग से परे आने वाला काखा, इसको भी विसर्ग के साथ ही हम प्रदर्शित कर देते हैं। इसकी भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कोई सभी प्रकाशन संस्कृत के इसके स्थान पर विसर्ग ही लिखते हैं। इसका अलग से चिन्ह होता है वैसे जिह्वामूलीय का और उपध्मानीय का, लेकिन विसर्ग का ही प्रयोग कर लेते हैं और इसकी संधि भी नहीं होती है, विसर्ग का विसर्ग ही रह जाते हैं। तो नासिका अनुस्वारस्य, अनुस्वार जो होते हैं उसका उच्चारण स्थान नासिका रहता है। जैसे संसार, संयम, जो बिंदु होता है ऊपर अनुस्वार होता है, उसका उच्चारण स्थान नासिका रहता है। तो स्वर हमारे दो प्रकार के हैं, सामान्य स्वर और मिश्रित। मिश्रित का मतलब जुड़े हुए, मिले हुए। अ आ हर्षव, आ दीर्घ, ई हर्षव छोटी ई और ई बड़ी ई। हम देखो बच्चों को पढ़ाते हुए हम छोटा ई, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ ऐसे बोल देते हैं। अब थोड़ी हमें आदत डालनी पड़ेगी हर्षव दीर्घ कहने की, थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ाना पड़ेगा अब हमें। ई उ रि लि, इसके बाद इन्हीं से मिलके बनने वाले हैं, मिश्रित हैं जो। ए जो है मिलके बनता है, गुण स्वर है, ए गुण स्वर है, यानी अ और ई मिलकर अ ई ए बनता है। और बहुत नजदीक आ जाते हैं, गुणा हो जाती है तो ए बन जाता है, और वृद्धि हो जाती है यानी अलग अलग बोले जाते हैं तो आई, ए आई, ओ औ। अब देखिए आ कंठे हैं, ई तालव्य हैं, उ औष्ठ्य हैं, रि मूर्धन्य, लि दंत्य, ए आई कंठ तालव्य और ओ औ दंतोष्ठ्य। ये इनके उच्चारण स्थान के अनुसार नाम रहेंगे। अब हम व्यंजनों को देखेंगे। 25 हमारे स्पर्श व्यंजन हैं, पांचों वर्गों के 25।
कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, 5-5 प्रत्येक के। तो स्पर्श व्यंजन है। स्पर्श यानी जिनके उच्चारण स्थान में जिह्वा कहीं न कहीं स्पर्श करती है। अंतस्थ कहते हैं जिनमें हवा भीतर ही ठहर जाती है। अंतस्थ का अर्थ, अंतः का अर्थ भीतर, और स्थ ठहरा हुआ, भीतर ही ठहरा हुआ। और ऊष्म कहते हैं गर्म को, हॉट। जिनके उच्चारण स्थान में गर्म हवा बाहर निकलती है, उन वर्णों को, उन व्यंजनों को ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। तो देखते हैं हमारे 25 स्पर्श व्यंजन हैं। क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। अंतस्थ, अंतस्थ है य, र, ल, व। और ऊष्म व्यंजन हमारे हैं ह, श, श, श। तीनों प्रकार के श, इनमें भी गर्म हवा निकलती है। इसमें ऊपर लिख दिया गया है क्योंकि उच्चारण की दृष्टि से अब हम इसको देखने वाले हैं। उच्चारण की दृष्टि से ये क वर्ग के साथ ही, क्योंकि गले से ही बोला जाता है, कंठ से बोला जाता है, इसलिए ऊपर हमने इसको लिख दिया, नहीं तो इसका स्थान वर्णमाला में श, श, श के बाद है। तो कंठे हैं क, ख, ग, घ, ङ और है। तालव्य है च, छ, ज, झ, य और श। इचु यशा नाम तालु, ऐसा था ना। मूर्धा से बोले जाते हैं ऋतु रसाणाम, ऋतु रसाणाम मूर्धा। ट, ठ, ड, ढ, ण, र और मूर्धन्य श, षटकोण वाला श। दंत्य ऋतु लशानाम दंता, त, थ, द, ध, न, ल, स। और औष्ठ्य होठों से बोले जाने वाले उपोपध्मानीय नाम ओष्ठो, प, फ, ब, भ, म। और दंतोष्ठ्य वकारस्य दंतोष्ठम, हमने पढ़ा था ना। तो दंत और होष्ठ से बोले जाने वाला है व। तो ये हमारे उच्चारण स्थान के अनुसार वर्णों के नाम हुए। अगर ये याद रह जाएं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप याद नहीं रख सकते तो भी कोई चिंता की बात नहीं है। तो ये हमने जो वर्णमाला देखी, ये प्राचीन काल में इंद्र नाम का कोई ऋषि हुआ है और उसकी जचाई हुई बताई जाती है। पहले स्वरों को उसी क्रम में जचाना, फिर 25 स्पर्श व्यंजन 5 वर्गों में, फिर अंतस्थ 4, फिर 4 ऊष्म व्यंजन। ये इंद्र की जचाई हुई व्यवस्था है। हम जो व्याकरण पढ़ने वाले हैं, हम इसकी भी सहायता लेते रहेंगे, लेकिन पाणिनि ने अपना जो अष्टाध्यायी ग्रंथ लिखा है वो माहेश्वर सूत्रों के अनुसार लिखा है। माहेश्वर सूत्र शिव जी के दिए हुए सूत्र हैं। अगले आहनिक में हम उनका ही अध्ययन आरंभ करेंगे और ये भी बड़ा रोचक रहेगा। अपने आप में माहेश्वर सूत्रों को और प्रत्याहार सूत्रों को समझना भी अपने आप में बहुत बड़ा उपलब्धि मानी जाती है संस्कृत के विद्यार्थी के लिए। तो मिलते हैं अगले आहनिक में, तब तक के लिए नमस्कार। जय भारत, जय भारती।